कैसे हैं भाई सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। कल वीडियो नहीं डल पाई थी क्योंकि कल ऑफ रहता हमारा कोचिंग, तो मैं भी घर से नहीं आ पाया था। तो स्टार्ट करते हैं अपनी जो नेक्स्ट क्लास है आज। इसमें काफी चीजें मैंने थोड़ी सी बदलाव किया है। क्वेश्चन नंबर पहला करना, फटाफट रिवीजन है जरा। ये पीक्यू वायरस है आपका, जिसे आप पैराजम्बस बोलते हो, जो से हम पैराजम्बस बोलते हैं, ये वो है। जरा देखते हैं आप, जैसे कि आप पढ़ते थे हाई स्कूल में क्लास 8 में, रीअरेंज द सेंटेंस आता था बेटा एक। जरा करना इसे। हैव सीन ए मेजर बिलो, देता हूं 5 सेकंड का समय। द लास्ट 2 years पीपल एंड लोअर इनकम कंट्रीज टू द वर्ल्ड्स इकोनॉमी एंड वर हिट। अब चेक करूं मैं यहां से, तो मैं अगर स्टार्ट करूं कि लोगों की बात चलो चल रही है, ठीक है। फिर संसार में जो इकोनॉमी है, मतलब आर्थिक स्थिति है, और वो कुछ लोगों को उसने बुरी तरीके से हिट भी किया। तो अगर मैं इसका स्टार्टिंग करूं, ये आया हुआ क्वेश्चन है CHSL का, कि मैं स्टार्ट करता हूं आर्टिकल से द लास्ट 2 years, क्योंकि कोई सी भी पोजीशन हो उससे पहले आर्टिकल का आना जरूरी है डेफिनेट। द लास्ट 2 years हैव सीन ए मेजर बिलो, उसने बहुत बड़ा एक बदलाव देखा, या कह सकते हो काफी तगड़ी एक गिरावट सी देखी, या कह सकता हूं कि लास्ट के जो 2 साल हैं उन्होंने एक मेजर बिलो देखा। अब मैं कहूं कि बी के बाद जब मैं ए पर गया, तो फिर क्या बताएगा, टू द वर्ल्ड्स इकोनॉमी, जो संसार की इकोनॉमी है, और एंड के बाद अब क्लोज जोड़ेगा पीपल एंड लोअर इनकम कंट्रीज, वो लोग और जिनकी जो इनकम है ना बहुत ज्यादा कम है। बर हिट पार्टिकुलरली हार्ड, बुरी तरीके से उन्हें हिट किया गया। अगर VADCE, आई थिंक ऑप्शन नंबर सी के अलावा आपका यहाँ आंसर जाना नहीं चाहिए था। फिलहाल आपने ये करा है तो बढ़िया है, अच्छा PQRS था। जो इसका सीक्वेंस था वो ऐसे ही बनता, द लास्ट 2 years, फिर आपको यहाँ पर इसकी हेल्पिंग वर्ब हैव सीन, उसके बाद पूरा ये सीक्वेंस बना हुआ। फिलहाल आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये पहले का आपका सी हो गया। क्वेश्चन दूसरा क्या कहता है बेटा, ये बड़ा मजेदार और बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, और मैंने इसमें एक पूरा ये क्लोज टेस्ट बना दिया। अब क्लोज टेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा तो तभी है जब आप चीजों को सीखो। अब ये अगर पेपर में आपके आ गया तो इसे आप किस तरीके से पहचानोगे, तो मैं बता दूं, इसमें कुछ बातें क्या कही गई हैं। कहा गया है कि जो लड़कियां हैं वो मेनली जितने भी अपराध हैं उनका शिकार हो जाती हैं, और हम उन्हें लिंग या लिंग निर्धारण के आधार पर जो सेक्सुअल डिटर्मिनेशन है उसके आधार पर अबॉर्शन वगैरह करा देते हैं। और लड़कियों के खिलाफ बहुत सारे जो ये षड्यंत्र हैं, इनमें बहुत लोग हम में से ही भागीदार होते हैं। और काफी सारी चीजें और कही गई हैं, जरा चेक कर लेते हैं इसमें। गर्ल्स हैव बीन द रिक्तस्थान ऑफ मैनी क्राइम्स इन इंडिया फॉर ईयर्स, लड़कियां कई सालों से भारत में अपराधों का शिकार रही हैं। सिंपल सी बात है, खुद आंसर आ रहा है, स्कैप गोट्स तो बलि का बकरा होता। काम किसी ने करा हो और सजा किसी को मिल जाए तो ये बलि का बकरा है। अगर मैं साइट्स की बात करता हूं तो ये तो स्थल हो जाता है, कोई निर्माण स्थल या कहीं पर कोई काम चल रहा हो। ये साइट 3 होते हैं। एक साइट ये होता है व्हाट इज साइट, ये दृश्य नजारा है। कहीं भी दृश्य नजारे की बात चलेगी तो साइट। और अगर मैं बात करूं साइट, CIT साइट, तो ये किसी चीज को मेंशन करना होता है। जब हम किसी का उल्लेख करते हैं तो ये मेंशन होता है। फिलहाल यहाँ पर स्थल की कोई बात नहीं है, विक्टर्स तो विजेता होता, अगर किसी ने विक्ट्री हासिल करी हो, विजेताओं की बात। लेकिन एक शब्द है कि लड़कियां बहुत सारे क्राइम्स जो इंडिया में होती हैं उनका शिकार होती रही हैं। विक्टिम्स होता है किसी भी अपराध का शिकार होना या किसी भी अपराध का पीड़ित हो जाना, ये आपका यहाँ कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आगे कहते हैं द मोस्ट फेयरफुल क्राइम बाज फीमेल, ये फोर्टिसाइड क्या है। अगर मैं फीमेल फोर्टिसाइड की बात करूं तो बेटा ये जो है ये होता है महिला का भ्रूण। अब भ्रूण
3 प्रकार से हत्या बच्चों की हम कर सकते हैं, ये मैं क्लास में भी कई बार जिक्र कर चुका हूं। अगर मैं कहूं कि बच्चा अच्छा खासा बड़ा है, 8 से 10, 11, 12 साल का, तो ये फिलिसाइड है, ये भी बच्चे की हत्या है। ये हो जाती है बच्चा ज्यादा भी नहीं तो 8 से 12, 13 साल तक का बच्चा हो, उसकी हत्या। मैं आपसे कहूं कि बच्चा अगर फोर्टिसाइड है, ये फोर्टस जो होता है ये भ्रूण होता है, तो फोर्टिसाइड है तो बेटा ये होती है, 40 का मतलब है फोर्टस मतलब भ्रूण। अगर भ्रूण की हत्या कर दी या बच्चे को भ्रूण में मरवा दिया तो ये होता है फोर्टिसाइड। अगर मैं बात करता हूं इन्फेंटिसाइड, तो इन्फेंटिसाइड का मतलब है बच्चे ने जन्म लिया और तुरंत मरवा दिया गया, ये होती है नवजात की हत्या। तो अगर नए बच्चे की हत्या है तो इन्फेंटिसाइड, और अगर मैंने कहा भ्रूण में ही मरवा दिया फोर्टिसाइड, और अगर अच्छा खासा बड़ा बच्चा फिलिसाइड। साफ साफ कहा गया है कि द मोस्ट फियरफुल क्राइम वाज फीमेल फोर्टिसाइड इन विच गर्ल्स वर किल्ड इन द रिक्तस्थान ऑफ द मदर आफ्टर सेक्स डिटर्मिनेशन थ्रू अल्ट्रासाउंड। ये कहना चाह रहे हैं कि जो लड़कियां हैं उन्हें मार दिया जाता है। अब यहाँ कहाँ मारते होंगे, जब हम लिंग निर्धारण का पता कर लेते हैं अल्ट्रासाउंड के माध्यम से। अब मैं क्वेश्चन का अगर आगे विकल्प बढ़ाऊं तो इसमें देखो साफ दूसरे पे आपका यहाँ पर ऑप्शन किडनी भी है, तो माँ की किडनी में तो मारते नहीं, किडनी तो गुर्दा होता है। लीवर सब जानते हो, ये आपका लीवर है जिसमें खाना पचाने वाला जो मामला होता है सब लीवर पे है। इंटेस्टाइन जो होती है आंत होती है आपकी, तो आंत से कोई मतलब नहीं है। अब सबसे खतरनाक क्राइम है कि लड़कियों को उनकी माँ के गर्भ में मार दिया जाता है। लिंग निर्धारण का पता जब हमें अल्ट्रासाउंड के माध्यम से पता चल जाता है। अगर वी लगाया तो बढ़िया। आगे बढ़ते हैं आगे। सेव द गर्ल चाइल्ड ब्लैंक हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू एंड जेंडर सेलेक्टिव अबॉर्शंस ऑफ फीमेल फोर्टस एज वेल एज अदर क्राइम्स रिक्तस्थान द गर्ल चाइल्ड। दोनों का आंसर बड़ा प्यारा आ जाएगा और आप आराम से लगा सकते हो। जरा देखते हैं। अगर मैं यहाँ आंसर की बात करूं कि जो सेव द गर्ल चाइल्ड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये जो चलते हैं, तो कैंप फायर तो कैंप में लगने वाली आग होती है, जहां कोई तंबू वगैरह रह रहा हो और लगाकर आग लग जाए। अगर अंडरटेकिंग करूं तो ये तो जिम्मेदारी उठाना होता है किसी काम की, तो ये भी तो जिम्मेदारी की तो कोई बात नहीं चल रही। अगर एंटरप्राइज बात करूं तो ये व्यवसाय हो जाता, अगर आप उद्योग धंधे की बात कर रहे हो। लेकिन कंपेन जो होता है ये अभियान होता है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाने की बात कर रहा। साफ दोबारा पढ़ लो। सेव द गर्ल चाइल्ड कंपेन हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट। बेटी बचाओ जो अभियान है वो सरकार के द्वारा लॉन्च किया जा चुका है। किस बात के लिए? टू एंड समाप्त करने के लिए जेंडर सेलेक्टिव अबॉर्शन, जो हम लिंग निर्धारण के आधार पर गर्भाशय में जो हम लिंग निर्धारण के आधार पर गर्भपात कराते हैं, ऑफ फीमेल फोर्टस जो महिला का गर्भाशय होता है, एज वेल एज उसके साथ अदर क्राइम्स और जो दूसरे अपराध होते हैं, ब्लैंक द गर्ल चाइल्ड। ये जो बेचारी लड़कियां बच्ची होती हैं इनके बताओ कैसे होते हैं, इनके जरिए नहीं होते, इनके लिए नहीं होते, इनके एक्रॉस नहीं होते, इनके अगेंस्ट होते, इनके खिलाफ जो आपने लगाया 5 कड़ी। तो जो महिलाओं का गर्भ का अबॉर्शन गर्भपात लिंग निर्धारण के आधार पर करवा दिया जाता है, और उसके साथ साथ जो दूसरे क्राइम होते हैं लड़की जो बच्ची है उनके खिलाफ अगेंस्ट द गर्ल चाइल्ड। फिलहाल ये बढ़िया था। अच्छा आपको बढ़िया लगा होगा। ये आज मैं शुरुआत की है, धीरे धीरे करके सारी चीजें आपके सामने ऐसा कर दूंगा कि आप क्लोज टेस्ट में भी ना बिल्कुल एकदम सारी चीजें आपके सामने होंगी। फिलहाल अब फटाफट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमारे और क्वेश्चन भी हमारा इंतजार कर रहे हैं, जरा देख लेते हैं। मैं बात करता हूं कि यहां पर ए
फिल इन द ब्लैंक्स है इज ए फीमेल हॉर्स। अब मैं फीमेल हॉर्स की बात कर रहा हूं तो उसे मैं, सब जानते हो बच्चे, घोड़ा वैसे अगर हिंदी में तो घोड़ी बोल देते हैं, लेकिन विक्सन क्या होता है, ये लोमड़ी होती है। देखो लोमड़ी तो आप कह सकते हो वो फीमेल है, लेकिन अगर बात करूं यहां पर विक्सन होता है लोमड़ा, तो ये ए मेल फॉक्स हो जाता। अगर मैं बात करूं डो, तो यहां पर इसका कोई मतलब स्पष्ट नहीं है। अगर मैं बात करूं ये मेर होती, मेर, और मेर घोड़ी को बोलते हैं। अगर आपने लगाया है ऑप्शन नंबर सी तो बढ़िया है, डो का यहां कोई मतलब नहीं है। और मैं बात करूं आपसे, यहां पर जो विक्सन है वो लोमड़ा होता। और अगर रोस्टर की बात करूं तो ये मुर्गा होता। अगर कोई मेल चिकन है तो मैं उसे जो बोलता हूं रोस्टर बोलता हूं। तो मेल चिकन को रोस्टर बोलते हैं, और फीमेल होती है तो हैन हो जाती है। अगर मैं बात करूं आपसे, अगर ए फीमेल आपके हॉर्स है तो उसे मैं मेर बोलता हूं। और अगर बात करूं विक्सन जो होता है ना, तो फॉक्स तो लोमड़ी है, तो लोमड़ी का उल्टा विक्सन तो वहां लोमड़ा हो जाता। लेकिन यहां पर हॉर्स का अगर लगाना है तो मेर लगा दो, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो लोमड़ा और फॉक्स लोमड़ी को बोलते हैं और विक्सन लोमड़ा होता। तो आप कह सकते हो ये एक तरीके का क्या है, ये मेल फॉक्स हो सकती है। फिलहाल आंसर अगर आपने लगाया 6 का सी तो बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अग्रसर होते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। सी कुड इजिली ईट द रिक्तस्थान बिरयानी बाई हरसेल्फ। अब वो उस बिरयानी को अपने द्वारा खा सकती थी, जो उसने जो भी किया होगा अपने आप बनाई होगी, या जैसे भी बिरयानी को जो भी खाने की बात चल रही है। देखो होल तो बोझ ढोना होता, कोई चीज अगर आप बोझ ढो रहे हो, बोझा, बोझ ढोना वगैरह, तो बोझ ढोना तो बिरयानी का कोई मतलब नहीं है। हाल तो कमरा होता है, एक बड़ा कमरा हो, और कमरे का एक बड़ा बड़ा कमरा जो होता है उसे होल बोल देते हैं। चलो ये भी कोई मतलब नहीं है। बिरयानी में छेद या छिद्र की बात नहीं हो रही, लेकिन आप जानते हो ये कहना चाह रहे हैं सी कुड इजिली ईट द, वो खा सकती थी द होल बिरयानी, अपने आप वो सारी बिरयानी खा सकती थी। होल का मतलब होता सारे का सारा। फिलहाल 7 का बी लगाया है तो बढ़िया है। क्वेश्चन वही है जो डेली होते हैं आपके, आज थोड़ा सा चीजें बदली हैं। हाई कोर्ट का बिल्कुल नमूना धीरे धीरे सामने ला रहा हूं, और दिवाली के बाद तो बिल्कुल वैसे ही टिकटॉक क्वेश्चन आपके सामने ऐसे ही होंगे। कीट्स एंड शैली वर पोइट्स ऑफ द सेम पीरियड, इन अदर वर्ड्स दे वर। जो जॉन कीट्स हैं और पीबी शैली हैं, बहुत ही फेमस राइटर रहे हैं, तो एक ही समय के पोइट रहे हैं। और हम जो उन्हें कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, देवर क्या थे। देखो कलिग्स होता सहकर्मी, अगर हम ऑफिस वगैरह में या कहीं भी एक साथ काम करते हैं तो वो कलिग्स हो जाते हैं हमारे। एसोसिएट्स होता भागीदार, ये भी एक तरीके से कहते हो, जब एक दूसरे का हम साथ देते हैं तो ये भागीदार हो जाते हैं आपके एसोसिएट। कहने का मतलब साथ निभाने वाले जो होते हैं, ये एसोसिएट्स हैं, साथ निभाने वाले। अगर मैं आपसे कहूं यहां पर ऑप्शन नंबर ए बी है, वी बी है, को राइटर्स, ये साथ लिखने वाले होते हैं। जो लेख या कोई चीज आप लिखोगे तो को राइटर्स हैं। लेकिन एक ही समय में कि दो व्यक्ति ऐसे हुए हों जिनका जो संबंध हो एक ही काल या समय से हो, कॉन्टेम्परेरीज बोला जाता है, इन्हें समकालीन बोलते हैं। तो ये कंटेम्परेरीज है, इसे समकालीन बोला जाता है। अगर आपने लगाया हो 8 का ये तो बढ़िया है, इसके अलावा आप इसका आंसर और नहीं लगा सकते। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब का है। द ड्राइवर वाज सटली रिक्तस्थान द ट्रैफिक वोलेशन ही कमिटेड। अब उसने जो वोलेट किया था, वोलेशन का मतलब होता है किसी भी नियम का उल्लंघन कर लेना। तो ट्रैफिक का अगर वोलेशन हुआ है तो ये उल्लंघन हुआ है ट्रैफिक का, यातायात होता है ट्रैफिक। अब उसने जो ड्राइवर था उसने सटली मतलब कि जैसे भी किया हो, या ये बोलना चाह रहे हैं जो भी स्पष्ट रूप से चीजों को किया हो। अब उसने क्या किया होगा। अब देखो अगर मैं आयरन थ्रो की बात करूं तो ये तो के माध्यम से इस्त्री करना होता, जब आप पूरे में से गुजर जाओ कपड़े में से तो इस्त्री करते हुए, ये तो आपका आयरन थ्रो हो गया।
अगर बात इसमें हम करें तो आयरन इन, ये भी इस्त्री करना होता है, प्रेस करना। और अगर बात करूं मैं यहां पर आयरन एसाइड, तो ये होता के पास इस्त्री करना, क्योंकि एसाइड पास दिखा देगा, मतलब कि तीनों प्रेस करने से रिलेटेड हैं। पूरे कपड़े में कर दी तो के माध्यम से इस्त्री करना। और अगर मैं बात करूं यहां पर खाली आयरन इन है तो इस्त्री करना। और अगर मैं आयरन एसाइड की बात करूं तो के पास इस्त्री करना। अब ये कहना चाह रहा है कि जो ड्राइवर है उसने सटली का मतलब जो भी चीजें वहां हुई हो, द ट्रैफिक वॉयलेशन ही कमिटेड। एक शब्द आया है आयरन आउट। किसी परिस्थिति में या किसी स्थिति में मुसीबत, किसी स्थिति में मुसीबत या संघर्ष का सामना करना, किसी मुसीबत या संघर्ष का सामना करना। साफ कहा गया है कि जो ड्राइवर वार सटली आयरन्ड आउट द ट्रैफिक वॉयलेशन ही कमिटेड, उसके द्वारा जो यातायात के नियमों का उल्लंघन हुआ था उसने उसे कुशल या सक्षम तरीके से हल कर लिया या उसका सामना किया। आयरन आउट के अलावा यहाँ पर कोई आंसर नहीं है, क्योंकि इस्त्री करने की बात नहीं चल रही। किसी स्थिति में मुसीबत या संघर्ष का सामना करना आयरन आउट कहलाती है। जो ड्राइवर के द्वारा यातायात के नियमों का उल्लंघन हुआ था उसने उसका बड़ी ही, आप कह सकते हो, उसने उसका सामना किया या उस मुसीबत का, संघर्ष का सामना किया। फिलहाल आपका यहाँ पर 9 का सी है। आगे आइए जरा, क्वेश्चन नंबर जो ये 10 है, जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। द कंडक्टर सेड दैट इट वाज द वर्स्ट क्वेक ही एवर न्यू। कंडक्टर जो है परामर्शदाता आप कह सकते हो, जो कंडक्ट करता है किसी चीज को, तो आप उसका एक तरीके से मैं मान सकता हूं दिशा निर्देश देना भी एक कंडक्टर ही हो जाता है। मैं आपसे कहूं कि कंडक्टर ने कहा कि इट वाज द वर्स्ट क्वेक, क्वेक ये भूकंप मान लो, यही जो हाला चाला होता है आपका भूकंप, तो ये जो है रिक्त स्थान यहां पर अंडरलाइन करा है कि द वर्स्ट बुकेव क्वेक ही एवर न्यू, जो उसने आज तक देखा है, आज तक जितने भी भूकंप देखे हैं ये सबसे खतरनाक या सबसे बुरा भूकंप था। आप जानते हो जो चीज आज तक नहीं हुई है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ जाती है। और मुझे सुपरलेटिव डिग्री में जाना था, अगर आपने बस्ट करा है तो बढ़िया है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा आता है। अगर बस्ट की बात करूं तो आपका ऑप्शन नंबर डी के अलावा आंसर नहीं आएगा, कि कंडक्टर ने कहा कि जितने भी भूकंप उसने आज तक देखे सबसे बुरा था, द बस्ट हो जाएगा। बढ़ूंगा आगे, क्वेश्चन नंबर 10 का बेटा डी हुआ। 11 पे चलते हैं, ये भी बड़ा आसान है, ये तो कोई भी लगा देगा। यू आर द ब्यूटीफुल वुमेन आई हैव एवर सीन, बिल्कुल सेम कॉपी यही हो गया। आप दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं हो, जितने भी आज तक मैंने महिलाएं देखी हैं, आई हैव एवर सीन, जितनी भी महिलाएं आज तक देखी हैं आप सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। डिग्री जो लगाता हूं सुपरलेटिव डिग्री लगाता हूं, द पहले से रखा हुआ है, मोस्ट ब्यूटीफुल अगर लगाया है 11 का डी। क्वेश्चन 12 जरा क्या कहता है इसकी सुन लेते हैं। क्वेश्चन 12 फटाफट रिवीजन करते हैं, अब ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, जो समय लगने वाला था वो लग चुका है। फ्रांस इज ए लार्जेस्ट कंट्री, जो फ्रांस है वो एक बड़ा देश है। अब जब मैं कभी भी पहली बार किसी नाउन के बारे में बताऊं या किसी नाउन को मैं स्पेसिफिक करता हूं, किसी नाउन के बारे में जब मैं स्पेसिफिक चीजों को बताऊंगा, तो पहली बार जब किसी के बारे में बेटा बताया जाता तो वहां पर पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाता, ना कि, और यहां ना तो किसी से तुलना हो रही और ना ही किसी देश के मुकाबले ज्यादा बेहतर बताया जा रहा। किसी नाउन को पहली बार जब मैं बताता हूं तो पॉजिटिव डिग्री से स्पेसिफिक करता हूं। अगर आपने लगाया है फ्रांस इज ए लार्ज कंट्री, फ्रांस एक बड़ा देश है, इसके अलावा आंसर नहीं, बड़ा आसान था ये तो। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ होते हैं जरा अग्रसर। अगर मैं 13 की बात करूं, यहां पर पढ़िए जरा इसे। आई कंसिडर्ड, मैंने इस बात पर विचार विमर्श किया या समझ लिया, ज्योग्राफी एज एन इजियर सब्जेक्ट, ज्योग्राफी एक आसान सब्जेक्ट है। वही बात है कि जब मैं पहली बार किसी नाउन
किसी नाउन के बारे में अगर कोई बात बताऊं, बारे में अगर बात करूं पहली बार किसी नाउन के बारे में, तो जब आप पहली बार किसी नाउन के बारे में बात करते हो तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री आती है, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में था कि फ्रांस एक बड़ा देश है, कोई तुलना तो हो नहीं रही है तो इसलिए लार्ज आ गया। यहां भी किसी दूसरे सब्जेक्ट से यहां बताओ कोई तुलना हो रही है कि हिस्ट्री हो या आपके यहाँ पर इकोनॉमिक्स हो, यहाँ कोई मैथमेटिक्स हो, कोई सब्जेक्ट ऐसा दिया नहीं है जिससे तुलना हो रही हो। और पहली बार जब हम किसी नाउन के बारे में बताते हैं ना, उसे स्पेसिफिक करते हैं, तो यहाँ पर आंसर आप सिर्फ और सिर्फ जो लेते हो पॉजिटिव डिग्री में, इजी से पहले एन आता है। आई कंसिडर्ड ज्योग्राफी एज एन इजी सब्जेक्ट हो जाएगा, मैंने ज्योग्राफी को एक आसान सब्जेक्ट समझा। फिलहाल यहाँ पर 13 का डी के अलावा आंसर नहीं है। 14 की तरफ बढ़ते हैं जरा। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, तो क्वेश्चन टैग का है, करा दिए मैंने ये। रश्मि वर्क्स एट द हॉस्पिटल डजंट सी। रश्मि हॉस्पिटल में काम करती है, क्या वो नहीं करती है? अब सिंपल सी बात है, क्वेश्चन टैग बनाते समय अगर सेंटेंस है पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग बनता है निगेटिव, ये सब जानते हो। और सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। क्वेश्चन टैग में मुझे हेल्पिंग वर्ब, नॉट की शॉर्ट फॉर्म, और यहां पर सब्जेक्ट लेना पड़ता है। और बेटा सब्जेक्ट हमेशा किस रूप में होता? प्रोनाउन में होता, कभी भी नाउन का ही मत ले लेना। जैसे माई फादर है तो फादर नहीं आएगा, ही आएगा। माई मदर है तो ही आएगा, लेकिन कोई कुर्सी या कोई मेज है तो इट आ जाएगा। तो हैव नट शॉर्ट फॉर्म और सब्जेक्ट। मान लिया वर्क में तो डज था ना, तो आपने ये डोंट क्यों कर दिया? और सी रश्मि का सब्जेक्ट बनेगा, लेकिन आपने गलती डोंट के साथ कर दी, क्योंकि सी के साथ डज आता, डज में नोट लगाओगे, डज नट सी। आई थिंक ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसके अलावा आंसर नहीं। बहुत आसान है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप सेशन से मेरे साथ जुड़े हुए रहिए, आपको चीजें इतनी आसान होंगी कि आप परेशान बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है ना। अच्छा, उस दिन एक बात आई थी कि बच्चे का कमेंट था कि वो सर चौबेनिस्ट बोल दिया। अरे बेटा शोबेनिस्ट ही था वो। ऐसा होता है कभी कभी, जैसे मैं ज्यादा तेज रिवीजन करूं तो उसमें थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में हो सकता, लेकिन आप परेशान मत हो, जो चीज साफ है वो साफ है। जैसे कि बोलने का हर व्यक्ति का तरीका होता है। जैसे मैंने कहा कोई दी बोलता, अब कोई दा बोलता है, तो यही हर व्यक्ति का अलग अलग तरीका है। मैंने बहुत से लोगों को, जो आपका टेस्ट होता है, इसे टेस्ट का उच्चारण देते हुए बोला है। तो अब उनके बोलने के तरीके हो सकते हैं, लेकिन वो बोलना तो उसी को चाह रहे हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सही बात सही होना चाहिए। लेकिन जैसे टेस्ट है तो बहुत से टेस्ट बोल देते हैं। अब दोनों अंतर है भाई, एक का मतलब परीक्षा है, एक का मतलब स्वाद लेना होता है। बहुत से आपने देखा होगा, जैसे ज्वेलरी, तो ज्वेलरी पढ़ते हैं लेकिन वो ज्वेलरी होती है। तो अगर आभूषण की बात करनी है तो ये हकीकत में जो इसका उच्चारण है ज्वेलरी नहीं होता, ये ज्वेलरी होती है। अब जो पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं भाई, ज्वेलर्स आपने देखा होगा, लेकिन ज्वेलरी होती है। तो फिलहाल आप इस चीज से ज्यादा परेशान ना होते हुए अपना जो काम कंसंट्रेट है वो चीज देखते हैं। 15 मेरा मानना है ये वॉइस है, वॉइस लगानी है आपको। जरा वॉइस मैं देखता हूं कौन आंसर देगा जरा इसका। मैंने कहा डू यू ओबे योर एल्डर्स, क्या आप अपने एल्डर का ओबे करते हो? सिंपल सा क्वेश्चन है। आप जानते हो डू डज इस एमआर में जाएंगे, एल्डर्स तुम्हारे बड़े हैं, आर से टकराएंगे। देख लो आर आर कहां है, आर आर है ऊपर वाले में। मैंने कहा आर योर एल्डर्स ओबेड बाय यू, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ज्यादा समय ही नहीं खराब करेंगे, आ जाओ तुरंत। 16 सुरेश स्टोल माई वॉच, तरीका सबसे साफ बताऊंगा आपको, चारों ऑप्शन चेक भी नहीं करने हैं। सुरेश ने मेरी किताब चुरा ली, इसमें है डिड, और भाई ये भी वॉइस है आपका। और अगर मैं आपसे कहूं ये डिड जो चेंज होगा, ये सब आए हुए क्वेश्चन है, ये डिड जो चेंज होगा ये वाज या बर में होगा। मेरी किताब इधर आएगी तो किताब के अनुसार तो वाज आना चाहिए ना। तो माई बुक गोट इज वाज, बाज बीइंग तो कुछ नहीं होगा, बाज हो जाएगा। अगर हाँ सुरेश वाज स्टीलिंग माई बुक आता तो एक बार लगा लेते कि द माई बुक बाज बीइंग स्टोलन बाई सुरेश, लेकिन डिड को सीधा बाज में कर दोगे। लगाओ 16 का सी।
अब मैं 17 की बात जैसी करता हूं तो 17 में अब आ गई नरेशन, जिसे आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हो। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जरा देखता हूं कौन बच्चा लगाएगा इसे। आई सेड टू मोहन, मैंने मोहन से कहा, ही हैज ए ग्रीन बुक, उसके पास एक ग्रीन बुक है। बाहर वाली घटना अगर पास्ट में हो, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, तो बेटा अंदर के टेंस में बदलाव 101% होगा। अब सेड टू का मैं आस्क्ड करूं या टोल्ड, अंदर बात बताई गई है। जब कोई बात बताई जाती है तो सेड टू ना टोल्ड में होता, तो देखो टोल्ड में कर रखा। आई टेल्ड मोहन, कोई बात बताई गई है तो कंजक्शन भी देखो हर जगह दैट आई है, इसमें भी कहीं हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। अब हैज ना हेड में चेंज होगा, क्योंकि डू डस डिड में होता, हैज में डज है। अब चेक कर लो, अगर आप जाओगे तो इसमें मुझे हैज का, अगर मैं आपसे कहूं तो हैज में डिड लगाना पड़ेगा, और डिड लगाती साथ आप करोगे आई टोल्ड मोहन दैट ही हैड ए ग्रीन बुक। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 18 पर चलते हैं, 25 का ही सेट चलना है हमारा। ये तो आपके लिए बिल्कुल एकदम रामबाण इलाज है, हाईकोर्ट वालों के लिए। अगर जो क्लास में नहीं आ पा रहे वो इसमें देखते रहो। अब चीजें बिल्कुल तब्दील कर दूंगा मैं 1-2-4 दिन के अंदर अंदर, फिर तो आपका सीधा, मेरा जो मेन मोटिव रहेगा सीधा हाईकोर्ट एग्जाम का जो आपका पूरा व्यूज बना हुआ वो जाएगा। मैंने कहा आई वांट रीता नॉट टू बी लेट द नेक्स्ट डे, सिंपल सी बात है, ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। जहां कोमा इन्वर्टेड कोमास आता है बेटा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली स्पीच है। आई वार्नड, मैंने चेतावनी दी रीता को, नॉट टू बी लेट, अगले दिन लेट नहीं होना। अब सिंपल सी बात है, वार्नड तो मैं कर रहा हूं, लेकिन वार्नड आप टू नहीं लोगे बिल्कुल, क्योंकि जब मैं, अच्छा अभी वार्नड कर दिया है ना, तो एक सेकंड देख लेते हैं। आई वार्नड रीता डोंट वी लेट टुमारो, और आई वार्नड रीता डोंट वी लेट टुमारो। अब देखो वार्नड जब मैं करूंगा, चेतावनी दूंगा, तो सिंपल सी बात है, वार्निंग में आप एक चीज फोकस कर लेते हैं। जरा एक मिनट पीछे वाला क्वेश्चन देखना। अगर मैं पीछे वाले क्वेश्चन की बात करूं तो जो हमने दिया था यहां पर सही था ना, मैं एक बार चेक कर रहा था कि ये अगर आपका है, ठीक है, टोल्ड मोहन दैट ही है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं इसमें कुछ चीज देखना चाह रहा था, तो फिलहाल यहां पर अगले क्वेश्चन की तरफ अग्रसर हैं बेटा। यहां पर तो हमने निशान ये दैट ही हैड ए ग्रीन बुक कर दिया था। आगे चेक कर लेते हैं। अब देखो ये खुला हुआ है वार्नड रीता। अब रीता को चेतावनी दी गई है, तो जैसे कि मैं कहूं आपसे सेड टू का मैं कर दूं टोल्ड, तो वार्निंग में सिंपल सी बात है कि जब रीता को वार्नड किया होगा तो आई वार्नड रीता किया होगा, क्योंकि वार्न टू नहीं होता, आस्क्ड टू नहीं होता, और मैं आपसे बात करूं टोल्ड टू नहीं होता। तो ऐसे ही सिंपल सी बात है, अगले दिन। अब ये जो आपका साफ दिया हुआ है यहां पर बेटा, द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे कभी टुमारो रहा होगा, इसका मतलब तभी चेंज हुआ भाई। तो अगर मैं कहूं इसमें आई वांट टू रीता, तो ये तो वांट टू तो वैसे ही गलत हो रहा। अगर मैं वार्निंग की वांट की बात करूं, चलो एक बार मान लिया आई वांट, तो लेकिन नोट भी नहीं होगा। लेकिन आई वांट रीता, मैंने रीता को चेतावनी दी थी, डोंट वी लेट टुमारो, आपको लेट नहीं होना है। इसका जब खोलोगे तो आई वांट रीता, और ये हो जाएगा नोट टू बी लेट द नेक्स्ट डे, क्योंकि टुमारो को हम जो चेंज करते हैं काय में करते हैं, नेक्स्ट डे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, आई वांट रीता होगा 18 का डी। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं बेटा। 2 नंबर के पक्के हैं, इसलिए मैंने दोबारा इसे घुमाया। मैंने सोचा कि पिछले वाले में वो हैज हैव से कोई काम कर रहा था, लेकिन नहीं, रखने की बात थी। आगे चलते हैं, द स्टडी ऑफ स्किन। ये तो बड़ा आसान है, विज्ञान की वो शाखा जहां पर स्किन मतलब त्वचा का अध्ययन किया जाता है। अब देखो लॉजी जहां भी मिले तो आप त्वचा के बारे में नहीं, आप अध्ययन के बारे में सोचना, जहां भी लॉजी मिले। अच्छा मैं बात करूं तो आंसर तो सब लगा लोगे, इसका डर्मेटोलॉजी होता, और डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं त्वचा रोग विशेषज्ञ। और ये कंजेनिटल जो है, ये कंजेनिटल, देखो ये कंजेनिटल का मतलब होता है जब कोई चीज आप में जन्मजात हो, तो जन्मजात प्रवृत्ति होती है कंजेनिटल। अगर आपने लगाया है ये ऑप्शन नंबर ए डर्मेटोलॉजी, बढ़िया है। अच्छा एक ऑप्शन नंबर डी है डेमेंशिया। देखो ये कमजोरी भी होती है, मेंटल वीकनेस भी है। तो किसी व्यक्ति में अगर कमजोरी है, या अगर वो ज्यादा
कोई मानसिक रूप से ज्यादा है तो वो मेंटल, वो भी आपकी डेमेंशिया हो सकती है, इसे कमजोरी बोलते हैं। और कंजेनिटल है तो ये जन्मजात है, कंजेनिटल होता है जन्मजात। और साइटोलॉजी ये वैसे तो कोशिका का अध्ययन है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि विज्ञान की वो शाखा जहां कोशिका का अध्ययन करते हैं, साइटोलॉजी। लेकिन मैं इसके बारे में एक बात एक्स्ट्रा हमेशा बताता हूं, बेटा कोशिका का अध्ययन तो साइटोलॉजी है, उसमें एक शब्द बायोप्सी आ जाता और एक आ जाता है ऑटोप्सी। अब इसमें एसएससी वालों को ज्यादा जरूरत पड़ती है, वैसे आपके लिए डीपली नहीं है, लेकिन एसएससी वालों का भी मेरा टारगेट है, तो मैं उन्हें भी अपने साथ जोड़ लेता हूं। अगर मैं बायोप्सी की बात करूं तो बायो का मतलब जीव है, और दुनिया का हर वो जीव है जो श्वसन करता है, इसका मतलब जीव के अंदर जीवन है। कोई पूछे द स्टडी ऑफ लिविंग सेल्स, अगर मुझे लगाना है यहां पर, अगर मुझे आपका बताना है कि जीवित कोशिका का अध्ययन, क्योंकि जीवन जो होता है बायो में होता है, जो अगर मैं कहूं जीवित कोशिका का अध्ययन है विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत, तो बेटा ये तो कहलाता है आपका बायोप्सी। लेकिन अब उल्टा हो जाएगा, ऑटोप्सी। ऑटोप्सी होता है मृत कोशिका, तो आप कह सकते हो मृत कोशिका का अध्ययन, द स्टडी ऑफ डेड सेल्स इज कॉल्ड ऑटोप्सी, और द स्टडी ऑफ लिविंग सेल्स जो कहलाता है बायोप्सी। इसी का ही ये पार्ट बन जाते हैं बेटा दोनों। अगर बात कहूं खाली कोशिका का अध्ययन तो आपको साइटोलॉजी पर जाना है, बढ़िया आंसर है, आपसे कोई ज्यादा तहकीकात नहीं करेगा। अगर मैं बात करूं डेमेंशिया तो कमजोरी हो गई है, लेकिन बायोप्सी, बायो में जीवन है, दुनिया का हर वो जीव है जो श्वसन करता है, और श्वसन करेगा तो उसके अंदर सांस चलेगी, और सांस में जीवन होता है। तो अगर बायोप्सी है तो जीवित कोशिकाओं का अध्ययन, ऑटोप्सी है तो मृत कोशिका का। फिलहाल विज्ञान की वो शाखा जहां त्वचा का अध्ययन करते हैं, डर्मेटोलॉजी अगर आपने लगाया था, ऑप्शन नंबर ए बढ़िया है। ये कंजेनिटल जो होता है ये जन्मजात होता है किसी की प्रवृत्ति। फिलहाल आगे चलो, अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 20 की, तो जरा देख लेते हैं। ये भी आपका वन वर्ड है, वन हु इज बैड इन स्पेलिंग्स। अगर एक व्यक्ति स्पेलिंग्स में अगर बैड है तो मैं उसे क्या कहूंगा, बेटा वन वर्ड है, और वन वर्ड भी आपका जरूर एक नंबर का जरूर पूछा जाता। अब उस दिन वाला शब्द आगे, जैसे वो चौबनिस्ट वाली बात आ गई थी, वो चौबनिस्ट इतना वो शोबनिस्ट था, ऐसे ये चौफर नहीं होता, सोफर होता। कोई आपसे कहे वन हु ड्राइव्स ए मोटर कार, ये होता मोटर वाहन चालक, तो मोटर वाहन चालक है तो सोफर है। जैसे कि एक शब्द आता कोयर, तो ये चोयर नहीं होता, कोयर होता, ये होती गायकों की मंडली, तो वो प्रोनाउंसिएशन आपका बढ़िया होना चाहिए। तो वो भी सोबेनिस्ट था, चौबेनिस्ट नहीं था, ये सोफर है, ये कोयर है। आगे बात करता हूं, एक शब्द है कार्टोग्राफर, ये होता मानचित्र बनाने वाला। वन हु ड्राज मैप्स, जो नक्शे बनाता है, या वन हु मेक्स मैप्स इज कॉल्ड कहेगा कार्टोग्राफर। एक शब्द है कैकोग्राफर, एक होता कैली। कैली में हमेशा गुड होगा, मतलब चीजें अच्छी, और कैको में चीजें बैड होंगी। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी हैंडराइटिंग बुरी है, जिसका लेख बुरा है, तो बुरा लेख लिखने वाला, बुरा लेख लिखने वाला तो कैको है, लेकिन जो सुंदर लेख लिखता है उसे कैलीग्राफर बोलते हैं। सॉरी, यहां पूछा था बैड इन स्पेलिंग्स। अगर बैड इन स्पेलिंग्स है तो सब जानते हो, बैड इन स्पेलिंग का मतलब है कैकोग्राफर, कैली का मतलब होता है गुड। तो जो सुंदर लिखता है, सुंदर लिखने की कला है, तो वो कैलीग्राफर है, और जिस जो राइटिंग में बुरा होता है उसे कैकोग्राफर कहते हैं। फिलहाल 20 का बेटा भी हो गया, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कंटेंट बहुत है, 25 नहीं है क्वेश्चन, कम से कम आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 प्लस दूंगा। कॉल इट ए डे, ये एक इडियम होता है, मुहावरा जिसे बोलते हैं मुहावरा। अब ये इडियम आ गया आपके लिए, तो आप आंसर कैसे लगाओगे? कॉल इट ए डे, काम को अगले दिन के लिए कॉल कर देना, मतलब कि अगले दिन के लिए बुलावा दे देना काम को, बोले भाई साहब अगले दिन फिर मिलेंगे, मतलब कि काम करना छोड़ देना, टू स्टॉप वर्किंग। ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट आंसर। 22 क्या कहता है, जरा देखते हैं। माई फ्रेंड्स बिजनेस हैज ग्रोन बाई लीप्स एंड बाउंड्स। अंडरलाइन करना था, नहीं कर पाए, लेकिन मैं कर रहा हूं। लीप्स एंड बाउंड्स एक इडियम है, आपको इसका आंसर बताना है कि लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या। इतनी बार बताया है लीप्स एंड बाउंड्स। माई फ्रेंड्स बिजनेस हैज ग्रोन, उसका जो बिजनेस है बहुत तेजी से बढ़ चुका है। लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता क्विकली,
कोई चीज अगर रैपिडली बढ़ रही है, क्विकली बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है, तो उसे बेटा लीप्स एंड बाउंड्स बोला जाता है। मतलब कि रैपिडली अगर है ऑप्शन नंबर ए तो बढ़िया है, इसके अलावा आंसर नहीं आएगा। जल्दी से सत्र को खत्म करते हैं इसे। 23 ये भाई आ गया रिपीट, टाइप साफ से हो गया होगा दोबारा। कॉल इट ए डे, तो कॉल इट ए डे का मतलब साफ बात है दोबारा रिपीट हुआ है, टू स्टॉप वर्किंग। आगे बढ़ते हैं 24 हो जाता है कभी कभी, इंसान ही है सब, कोई भगवान नहीं है। माय फ्रेंड्स बिजनेस, ये फिर वही हो गया इनका दोबारा से लीप्स एंड बाउंड्स। अब देखो इन्होंने यहाँ अंडरलाइन करके दिया, वो वहां अंडरलाइन नहीं कर पाए थे लेकिन वहां रैपिडली था, कोई बात नहीं है, दोबारा रिपीट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, करने पूरे 25 ही है, 2 रिपीट हो गए। पेरिल होता है खतरा, मुझे इसका सिनोनियम लगवाना, मैं जानबूझ के नहीं लिखवाता हूं। पेरिल का मतलब होता है खतरा, अब जानते हो खतरे का सिनोनियम खतरा होगा, डेंजर लगा लोगे आप। जोक का मतलब तो चुटकुला होता है। एंटरटेनमेंट मनोरंजन होता है ये, एंटरटेनमेंट मनोरंजन, जब आपको किसी चीज में ज्यादा मजा आए। और अगर इग्नोरेंस होता है तो ये अनजानपन होता है, अगर अनजाना या अनजानी कोई चीज है तो फिलहाल ये इग्नोरेंस होता है, या अनदेखा भी होता है। अगर हमने किसी चीज की अनदेखी कर दी तो वह क्या होता है, ये आपका इग्नोरेंस। फिलहाल 25 का यहाँ पर ए हो गया डेंजर। आगे आइए जरा, 26 क्या कहता है, ग्लिम्स, ये बड़ा प्यारा शब्द है ग्लिम्स। देखो ग्लिम्स का मतलब क्या होता है, अगर मैं कहूं सिनोनियम ही लगाना है, और सिनोनियम लगाना तो ये झलक या नजर होती है, एक झलक, या अगर मैं नजर की बात करूं तो उसे ग्लिम्स बोला जाता है। अगर मैं बात करूं यहां पर तो मुझे सिनोनियम एग्जामिन तो परीक्षण करना है, स्टेयर घूमना है, ऑब्जर्व तो अनुमान लगाना होता है, लेकिन ग्लांस भी होती है नजर, या आप कह सकते हो झलक। फिलहाल 26 का अगर बी करा है तो बढ़िया है, इसके अलावा शायद आंसर नहीं होगा। फिलहाल आगे का क्वेश्चन, यहां पर एक लास्ट क्वेश्चन है, करेक्ट सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कहने का मतलब एक स्पेलिंग सही है और बाकी सब गलत हैं। बिहेवियर, बिहेवियर की मैं सिर्फ लिखूंगा BEHAVIOUR। बिहेवियर होता है व्यवहार, आपका व्यवहार कैसा है, इसे बिहेवियर बोलता हूं। BEHAVIOUR, BEHAVIOUR, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ना तो बिहेवियर ये वाला बिहेवियर, ना ये वाला, आपका आंसर BEHAVIOUR, BEHAVIOUR बिहेवियर होता। फिलहाल सत्र खत्म होता है, यही तक मैंने सत्र कराया था, और 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए थे, वो कुछ नहीं हो जाता कभी कभी। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसे दोबारा, तिबारा, 3 बार, 4 बार, जितनी बार देखना चाहें देख सकते हो। अब सेशन में बदलने वाला हूं, क्लोज टेस्ट कंप्रीहेंशन लाने वाला हूं। हाई कोर्ट में जो चीज आपको पूछेंगे वो तुरंत आएंगी वहां, 10 का तो यही आएगा ना, क्लोज टेस्ट कंप्रीहेंशन। फिर यहां पर मैं आपको इसमें बीच में अलंकार भी जोड़ूंगा, फिगर्स ऑफ स्पीच, आपको डेली एक अलंकार का भी क्वेश्चन मिला करेगा। तो अब वो चीजें मैं खुद बनाऊंगा। अभी आप मुझसे जुड़े हो तो अब मुझे लग चुका है कि चीजें अब मुझे अब बढ़ानी चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए। आपका मेरा कम्युनिकेशन बढ़िया हो चुका है, तालमेल सब बढ़िया बैठ चुका है। बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे, छुट्टी वाले दिन ही हो जाता है, वीडियो कभी डाउनलोड ना हो या मैं डाल ना पाऊं, वरना आप आराम से डेली वीडियो को देखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।